हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। कोई भी ऐसा शब्द समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। इंग्लिश में कहें तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। इफ देयर इज any group of words which has some meaning, that can be considered as a sentence. यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि सारे शब्द मीनिंगफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको मिलाने से कोई मीनिंग नहीं निकलता तो वह वाक्य नहीं कहा जाएगा। वाक्य तभी होगा जब सभी शब्दों को मिलाकर कोई एक निश्चित अर्थ निकले। इस बात को समझने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं। यहाँ पर हम पहले 4 शब्द देख रहे हैं, गाता, खाना, तोता, का। ये चारों शब्द सार्थक हैं, लेकिन इनसे कोई सम्मिलित अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए यह सेंटेंस नहीं बनाते। These all words are meaningful, but they don't give any meaning collectively. That's why we can't say that this is a sentence. लेकिन जब हम दूसरे में देखते हैं तो वहां भी 4 शब्द हैं, लेकिन मिलकर एक मीनिंग देते हैं। तोता मिर्च खाता है। इससे हमें पता चलता है कि कोई एक तोता है, वो कुछ खाता है और जो खाता है वो मिर्च है। ऐसी स्थिति में इसे हम वाक्य कहेंगे। कभी कभी वाक्य काफी छोटे हो सकते हैं, उसमें केवल एक शब्द हो सकता है, जैसे बैठो या जाओ। बैठो से भी हमें पूरे अर्थ का पता चल जाता है, इसमें क्या कहा जा रहा है। जाओ से भी हमें पूरे अर्थ का पता चल जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है। तो इस तरह से भी वाक्य हो सकते हैं जिनमें केवल एक शब्द हो, लेकिन शर्त यही है कि उनका पूरा का पूरा अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। इसके बाद समझते हैं वाक्य के भेद। पिछले बार हम वाक्य के भेद पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और ये 8 होते हैं। आपको पता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन से ये 8 तरीके के भेद होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसका आधार बदल देते हैं, आधार का मतलब है बेसिस बदल देते हैं, जैसे ही हम इसका बेसिस बदलते हैं, आधार बदलते हैं, वैसे ही इसके भेदों में अंतर आ जाता है। जैसे हम अपनी क्लास को अगर जेंडर के बेस पर बांटें तो एक ग्रुप बनेगा बॉयज का और एक बनेगा गर्ल्स का। अगर हम अपनी क्लास को एडमिशन की कैटेगरी के बेसिस पर बांटें तो कुछ फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, कुछ सेकंड है, कुछ थर्ड है, कुछ फोर्थ है, कुछ फिफ्थ कैटेगरी स्टूडेंट हैं। तो जैसे ही हम बेसिस बदलते हैं, जैसे ही हम आधार बदलते हैं, वैसे भेदों में अंतर आ जाता है। जैसे अर्थ के आधार पर आपने पढ़े थे विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मय आदि, तरह तरह के वो लिखने हैं आपको। वैसे ही जब हम रचना का आधार लेते हैं, रचना का मतलब है कंस्ट्रक्शन, जैसे ही हम रचना का आधार लेते हैं वैसे ही इनके भेद बदल जाते हैं, और इनके भेद होते हैं 3: सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र 3 प्रकार के भेद होते हैं। सरल को हम इंग्लिश में सिंपल कहते हैं, संयुक्त को कंपाउंड कहते हैं, और मिश्र को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आशा है कि आप इंग्लिश में इनको पढ़ चुके होंगे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। उसी हिसाब पर, उसी तरह से हम इनको आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य में ध्यान रखें कि केवल एक मुख्य क्रिया होती है, सिंगल मेन वर्ब। ये ध्यान रखना है कि मेन वर्ब सिंगल होती है, लेकिन उसके साथ में सहायक क्रियाएं अधिक हो सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं। यहाँ पर 3 सेंटेंस लेते हैं। ये 3 सेंटेंस हैं: वह साधु है, वह विद्यालय जाता है, वह खाना खाता है। ध्यान दें, पहले वाक्य में केवल एक क्रिया है होना। दूसरे में जाता है, जाना, होना, 2 क्रियाएं हैं। तीसरे में खाता, जाता है,
खाना, जाना और होना, 3 क्रियाएं। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर केवल एक मेन वर्ब है, बाकी सब उसकी सहायक क्रियाएं हैं। जैसे पहले में होना मुख्य क्रिया है और एक ही क्रिया है, दूसरे में जाना मुख्य क्रिया है, जाता है, तीसरे में खाना मुख्य क्रिया है और उसके साथ जो जाना और होना है वो सहायक क्रियाएं हैं। तो इस तरह से सरल वाक्य में कई क्रियाएं होते हुए भी जब मुख्य क्रिया एक ही होती है तब वह सरल वाक्य होता है। आप और भी देख सकते हो, कुछ 4 क्रियापदों के उदाहरण मिल जाएंगे, 5 क्रियाओं वाले भी उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन ये सारी सहायक क्रियाएं होती हैं। हेल्पिंग वर्ब 3 तरह की होती हैं, एक तो होती है समापिका, दूसरी होती है रंजक और तीसरी होती है मूड आदि को बोध कराने वाली। जैसे कहेंगे कि वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, वह नाच नाच कर गाएगा। इनमें दो दो क्रियाएं हैं, जैसे खाना और जाना, लेकिन फिर भी जो समापिका क्रिया है वह एक ही है, इसलिए वह सरल वाक्य है। इस तरह से हम सरल वाक्य को समझ लेते हैं। दूसरा हम समझेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से ज्यादा उपवाक्य, और ध्यान रखें ये स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ उदाहरण से समझ लेते हैं। रात हुई और तारे निकले। रात हुई एक उपवाक्य है स्वतंत्र, दूसरा है तारे निकले, वो भी स्वतंत्र उपवाक्य है और यह और से जुड़ा है, और एक समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इससे जब जुड़ते हैं तो इस तरह से संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। संयुक्त वाक्य बनाने वाले जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं उनको अगले पृष्ठ पर देख लेते हैं, ये कौन कौन से हैं देखेंगे हम। पहला है और, जिसका अर्थ होना चाहिए तथा या एवं। जैसे रात हुई और तारे निकले, बरसात हुई और हम भागने निकले, मैं क्रोधित हुआ और उसे डांटने लगा। तो यहाँ पर और है तथा या एवं के अर्थ में, और वहां पर होता है संयुक्त वाक्य। जैसे इसलिए, जब उसका अर्थ हो अतः, तो इसलिए से जैसे वह सोया रहा इसलिए गाड़ी नहीं पकड़ पाया, रीजन हो। जैसे मोहन बीमार है इसलिए नहीं आ सका, ठीक है, जब कारण बताया जाए तो इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे परंतु है, उसने तेज दौड़ लगाई किंतु गाड़ी ना मिल सकी, किंतु के अर्थ में परंतु है और किंतु परंतु। उसने समझाया था परंतु मैं नहीं समझ सका, या से जुड़े। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा या शादी पर जाऊंगा, जब हम विकल्प दे रहे हो, तू पढ़ ले या टीवी देख ले, तो विकल्प दे रहे हैं। नहीं तो वाले वाक्य, जैसे बरसात आ गई, नहीं तो मैं जीत जाता, हवा चल पड़ी, नहीं तो आम नहीं गिरते, तुम मान जाओ अन्यथा पिटोगे। शैतानी मत करो वरना पीटे जाओगे। इस तरह के जो वाक्य हैं ये वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगला है हमारा मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य को हम अब समझेंगे। हमने पहले देखा है कि संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, दो या दो से अधिक, और वो किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तो मुख्य उपवाक्य होता है और उसके साथ एक से ज्यादा या एक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक होता है मेन क्लास और फिर होते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। जो सबऑर्डिनेट क्लास हैं वो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लास पर निर्भर होते हैं। दी सबऑर्डिनेट क्लास आर डिपेंडेंट ऑन the main class for their meaning. So this is difference between compound and complex sentence. One more thing कि संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नीचे लिखे हैं। यह है कि जो वह, जिसे उसे, यदि तो वही जिसे, किसे। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो ये की का उदाहरण हो गया, जो वह।
ये वही लड़का है जो मुझसे कल मिला था, जिसे पढ़ना आता है, उसे समझना भी आता है। यदि मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ये वही लड़का है जिसे पुरस्कार मिला है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। यह पाठ वाक्यों की पहचान के लिए है। इससे आप वाक्य को पहचान सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में, इस टॉपिक में वाक्यों का रूपांतरण और मुख्य उपवाक्य पहचानना आता है कि मुख्य उपवाक्य किस तरह का उपवाक्य है। तो इसको किसी अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए इतना अभी सुनिए और उसके बाद हम अगले पाठ में इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।